पुलिस ने जैसे जुलूस निकलना शुरू हुआ उस समय से अपना व्यवहार इस रूप से जाहिर करना शुरू कर दिया कि उससे छात्र मानस बना लिया था। हाँ पूरा मानस बना लिया इनको, मतलब रोकने का मानस था उनका या कोई उकसाने का मानस था, ये मैं अभी नहीं कह पाऊँ क्योंकि घटनाएं बहुत पुरानी 20-21 साल 22 साल हो गए। 2001 में धर्मचंद वापिस चुनाव लड़े और वहाँ एनएसयू ने पहली बार डूंगर कॉलेज में 2001 में अपना खाता खोला। 98 में मैंने डूंगर कॉलेज में मेरी एक पकड़ बना ली, मेरे पूरा ग्रुप। उसके बाद में मैंने कभी डूंगर कॉलेज की राजनीति में चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, चाहे कैसी विपदा आई, चाहे कितने गुट बने हो, लेकिन मैंने एनएसयू का जो साथ था या एनएसयू का बैनर था वो कभी नहीं छोड़ा। हाँ। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव आते हैं ना, उसमें एक अलग से एक भाव आते हैं मन में कि वो पुराने दिन याद आते हैं और कहीं कोई गलतियां करती है तो एक अचानक एक मन में एक आता है कि यार गलती क्यों कर रहा है। तो मैंने मेरे जीवन का पहला ब्लड जो है उस बच्ची को उसमें दिया और मेरे साथ में 3 साथी और थे, उन्होंने भी ब्लड दिया। मेरे पास में मेरे मित्रों की पूरी फौज है, मेरे पे बड़ों का आशीर्वाद भी है, छोटों का पूरा साथ है और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये स्नेह प्यार मोहब्बत मिलती रहे। सामने रामेश्वर जी को अलग गुट बना दिया, जबकि मेरा कोई गुट नहीं, मेरा गुट है कांग्रेस। और हमेशा मैंने कोई भी चुनाव उठा लेना, किसी वर्ष का चुनाव उठा लेना, कभी भी आप ये नहीं पाओगे कि मैं इस चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथी को छोड़ के दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूं। पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, हमारे 3 बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। क्यों हार गए, कैसे हार गए, इसको लेकर के कभी इन्होंने एनालिसिस नहीं किया है। मैं बीएमआर के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर की कांग्रेस एकजुट थी, लेकिन अपने विचारों को थोड़ा नम्र करते हुए अगर चुनाव लड़ा जाए तो मैं कह रहा हूं बीकानेर की 7 की 7 सीटें कांग्रेस की जीतेगी और राजस्थान में ये सबसे बड़ा मतलब बीकानेर का एक रिजल्ट होगा कि वास्तव में बीकानेर चुनाव लड़ा है। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित रहे एक ऐसे राजनेता जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से की, एनएसयूआई के लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे और अभी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शिवलाल गोदारा की। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। गोदारा जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्या आपने आज मुझे बीएमआर जैसे बड़े चैनल पे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार। शिवलाल जी, आप 2002 में बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के प्रेसिडेंट बने। जी, उसकी मुझे एक घटना याद आ रही है। आप जब प्रेसिडेंट बने और उसके बाद जो जुलूस निकाला, रैली निकाली, जी जी जी, उसमें लाठीचार्ज हुआ, क्या प्रकरण था? 2002 में मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष बना जी, तो उस समय क्या है कि हाई कोर्ट से कोई आदेश आया हुआ था कि आप जुलूस नहीं निकालोगे और अमूमन ऐसे मतलब क्या है कि हर छात्र संघ चुनाव में प्रशासन यही कहता है कि भाई आप जुलूस नहीं निकालोगे और जुलूस हमेशा निकलते भी रहे। लेकिन 2002 का जो छात्र संघ चुनाव हमारा हुआ और उसमें हम जीते, जीतने के बाद में जो जुलूस निकला, जी, जुलूस निकलने के बाद में शुरू से ही प्रशासन ने एक पता नहीं कौन सी उनके कुंठा थी दिमाग उस समय के प्रशासन में, शुरू से जब जुलूस शुरू हुआ उस समय उन्होंने अपना प्रयास किया कि जुलूस को रोके कैसे, और जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उन्होंने उस जुलूस को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया और धीरे धीरे छात्रों में आक्रोश भी बढ़ता गया उन प्रशासन के प्रति और धीमे धीमे पहुंचते पहुंचते जुलूस हमारा पहुंच गया जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। उस समय फिर प्रशासन ने कहा भाई इसको आप यहाँ से घुमा लो, और जैसे छात्र जुलूस को कोर्ट से अपने हॉस्पिटल रोड की तरफ घुमा रहे थे, प्रशासन के अनुसार आदेश के अनुसार घुमा रहे थे, उस दौरान जो आगे गेट है उस गेट पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो जो सीनियर छात्र नेता थे उनके भी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, जब हम घूम रहे हैं वापस उधर घूम रहे हैं प्रशासन के अनुसार, आगे नहीं निकलना है, और आगे लाठीचार्ज होने के बाद में दोनों तरफ से छात्रों को घेर के मारपीट हुई, छात्रों में
काफ़ी छात्र चोटिल भी हुए, जी। आपस में मुकदमे भी दर्ज हुए, और उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके उस जुलूस को तितर बितर कर दिया। काफ़ी मेरे जो सहयोगी छात्र थे वो हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए, उनका इलाज भी करवाया रात को। और उस दौरान एक हमारा छात्र जो मेरे गांव से ही था, बड़े भाई के रूप में था, हमेशा मेरा जन्म से और स्कूली शिक्षा से मेरे साथ में रहा हुआ था, वो जो एक पाँव से विकलांग था, सही राम गोदारा, जी। वो छात्र उस लाठीचार्ज के दौरान चोटिल हुआ और चोटिल के बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। जो वो चुनाव जो हमने मेहनत करके चुनाव जीता, छात्र संघ के बीच में रह के जीता, और हमें सदैव छात्रों की समस्याओं को सुलझाते हुए हमने अपना जगह बनाई और चुनाव जीता। लेकिन वो घटना बहुत ही कलंकित हो गई, कलंकित घटना थी, और उससे हमें भी बहुत नुकसान हुआ। और हमारा एक जो भाई था, हमारा जो हम सदैव साथी था, वो हमारे से बीच में से इस जीवन से चला गया। जी। उस समय एसपी कौन थे बीकानेर के? एसपी साहब उस समय थे कुंदनमल शर्मा जी, शायद मेरे हिसाब से, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन कुंदनमल जी शर्मा एसपी थे। नहीं, आपके कोई विशेष किसी के साथ कोई ठसक थी, या ये लाठीचार्ज इन जनरल कर दिया? ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो एक छात्र था उस समय 2002 में। मैं कोई ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिक था। 2002 में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया, चुनाव लड़े, उसमें मैं एक रेगुलर डूंगर कॉलेज के का स्टूडेंट था, और इतनी राजनीतिक भी नहीं था कि हमें प्रशासन का हो या एसपी पुलिस उसका था, हमारे ज़्यादा कोई वो मेल मिलाप भी नहीं था, ना ही हमारे कोई ऐसे मामले में कोई जानकारी भी नहीं थी कि मैं एक एसपी से या एक एसएसओ से कैसे बात की जाए, क्योंकि हमारे सीनियर छात्र नेता थे, वही बातें करते थे, हमें इस मामले में कोई पता ही नहीं था। वो तो व्यक्तिगत कुछ हो ही नहीं सकता, वो एक एक्सीडेंटल घटना ही हुई, और उसमें पीछे क्या था, किसकी व्यू रचना थी, ये इस पर मैं नहीं जाऊंगा, और ना ही मुझे इसका ज़्यादा कोई जानकारी है। लेकिन पुलिस ने जैसे जुलूस निकलना शुरू हुआ, उस समय से अपना व्यवहार इस रूप से जाहिर करना शुरू कर दिया कि उससे छात्र मानस बना लिया था। हाँ, पूरा मानस बना लिया इनको, मतलब रोकने का मानस था उनका या कोई उकसाने का मानस था, ये मैं अभी नहीं कह पाऊँ, क्योंकि घटनाएं बहुत पुरानी, 20-21 साल 22 साल हो गए। लेकिन उकसाया पूरा था पुलिस ने, और उससे ये जाके घटना आपस में घटित हुई। आप चोटिल हुए उसमें? मेरे भी चोट लगी थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी आया था उस समय। अच्छा। हाँ, फ्रैक्चर भी आया था, और मैं गिरफ्तार तो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उसमें हॉस्पिटल में जो बच्चों को संभालने में, फिर वो जो छात्र हमारा साथी था, वो ऐसी कोई खबर है तो हम उस साइड में लग गए, तो पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया। लेकिन उस मुकदमे में ऐसे बहुत छात्र हैं जिनको जो निर्दोष थे, जिनको चुनाव देखने का ये था कि भाई चुनाव देख के आते हैं, कॉलेज के चुनाव कैसे होता है, मेरे गांव के थे या और आसपास गांव थे, उन निर्दोष छात्रों को बहुत ज़्यादा पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया, और उन सब पे मुकदमे बना के चालान किया। आप एनएसयूआई से शुरू से जुड़े हुए? मैं एनएसयूआई, देखिए डूंगर कॉलेज बीकानेर में एनएसयूआई सबसे पहले प्रवेश करती है 1998 में। जी। उससे पहले 96 का मेरा एनरोलमेंट है डूंगर कॉलेज का, और 96 में एनएसयूआई नहीं थी वहाँ पे एसएफआई, और एसएफआई के सामने जो हमारा संगठन था वो था जेएसएफ, जॉइंट स्टूडेंट फ्रंट। अच्छा। और जेएसएफ जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का छात्र संगठन था, वेटनरी कॉलेज का छात्र संगठन था, जिनको डील हमेशा वो वेटनरी और एग्रीकल्चर वाले करते थे, उनसे ही हमने जेएसएफ छात्र संघ पकड़ा। और 96 और 97 में हमारे डूंगर कॉलेज में जेएसएफ के छात्र संघ अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। अच्छा। और 98 में एनएसयूआई का डूंगर कॉलेज में प्रवेश होता है, और उस समय हमारी एनएसयूआई की टिकट, पहली टिकट जो मेरे साथी मेरे सीनियर थे मनीष कसवा, उनको मिली। लेकिन हम एनएसयूआई को मजबूत नहीं कर पाए, लेकिन वो चुनाव लूज करके 98 में भी करके और 99 में भी लूज करके 2000 में एनएसयूआई का मजबूत कैंडिडेट मेरे जो सीनियर साथी है वो आए धर्मचंद, लेकिन वो चुनाव हुआ नहीं। धर्मचंद सांगवा जी, और धर्मचंद सांगवा चुनाव हुआ नहीं, लेकिन 2001 में धर्मचंद वापिस चुनाव लड़े, और वहाँ एनएसयूआई ने पहली बार डूंगर कॉलेज में 2001 में अपना खाता खोला। और उसके बाद 2002 में मैं, और 2004 में महेश, और उसके बाद में आगे 10 तक चुनाव नहीं हुए। 10 के बाद में रेगुलर एनएसयूआई हुआ, या एनएसयूआई का जो कोई बागी निकल के जा रहा है वो हमें सदैव डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई का ही परचम रहा है। 1-2 बार बीच में कोई एसएफआई और एबीवी जीती थी, लेकिन एनएसयूआई जीती है। तो आपने राजनीति 1996 में की शुरू,
ये मान लूँ मैं? देखो, मेरा डूंगर कॉलेज में प्रवेश 96 में हुआ, लेकिन मैं राजनीति की समझ जो मेरे को 98 में हुई थी। मैं 96 और 7 में मैं सीनियर छात्रों की और जूनियर छात्र जो थे उनसे मेल मिलाप, और मैंने सीखना चालू कर दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही जो मैं 96 में रूम पार्टनर था, वो डूंगर कॉलेज के प्रेसिडेंट के साथ में ही रूम पार्टनर था। तो मुझे अच्छा। हाँ, लालचंद सारण जो अध्यक्ष थे डूंगर कॉलेज के 96 में, उनके साथ में था। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मेरे हमेशा ललक रहती थी कि मैं कैसे इन लोगों से मेल मिलाप बढ़ाऊँ, इनसे मेरा कैसे परिचय हो, ये मेरे को जाने कैसे। और मैं हमेशा ही इसी को लेकर के मैं हमेशा चाय से पानी से उनकी सेवा में लगा रहता था, और सारे मुझे लोग जानने लगे। मुझे भी खुशी हुई कि मैं भी एक छोटा नेता बन गया हूँ। और धीमे धीमे 98 में मैंने डूंगर कॉलेज में मेरी एक पकड़ बना ली, मेरे पूरा ग्रुप। उसके बाद में मैंने कभी डूंगर कॉलेज की राजनीति में, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, चाहे कैसी विपदा आई, चाहे कितने गुट बने हो, लेकिन मैंने एनएसयूआई का जो साथ था या एनएसयूआई का बैनर था, वो कभी नहीं छोड़ा। एक लालचंद सारण का चुनाव मुझे याद आ रहा है। उस चुनाव में आपके पास एक स्कूटर हुआ करता था, वो आपका था या किसी और का, मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए, ऐसा है कि डूंगर कॉलेज में छात्र राजनीति में हो सकता है मैं मजबूत एक, नहीं, उस स्कूटर पे आप प्रचार किया करते थे, उस पे हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो पैम्पलेट्स लगे होते 96 में स्कूटर थे, स्कूटर या एमईटी को एक दो ही थे डूंगर कॉलेज में। 96 में साइकिल वाला भी बहुत, मतलब क्या है कि मजबूत छात्र नेता हुआ करता था। मोटरसाइकिल स्कूटर की तो बहुत दूर की बात थी। एक दो स्कूटर हमारे पास थे जो सीनियर साथियों के थे, और वो जिसको स्कूटर मिल गया वो उसको, जितने भी थे वो उसको लेके दिन भर घूमते रहते थे प्रचार के नाम से जी। और मोटरसाइकिल भी एक दो व्यक्ति के पास थी, मतलब साधनों का अभाव बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जिसको मिल गया वो अपने आप को राजा भोजी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस, फीलिंग महसूस करते थे कि आज मेरे पास स्कूटर है। और मतलब कि आगे तो कम देखते थे, साइड आजू बाजू देखते थे, स्कूटर मेरे पास दिखाने के लिए। तो उसमें नहीं था, साधनों का बहुत अभाव था। मैं आपको बताऊं 96 की बात बताऊं मैं आपको, लालचंद सारण चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय स्कूटर तो कहाँ, पैसों का भी, छात्र संघ चुनाव में पैसों का भी बहुत अभाव था जी। मुझे पूरा याद है कि मुझे छात्र संघ कार्यालय से जो जयपुर रोड पे था वहां से बिना से टैक्सी दोबारा छुड़वाया जाता है। एक लिस्ट दी जाती है, उसमें मोबाइल या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। एक लिस्ट दी जाती है कि इस लिस्ट में जितने भी नाम है उनकी आप कैंपेनिंग करके शाम को वापस कार्यालय आओगे। ये 1996 की बात कर रहा हूं मैं जी। और बिना शहर से लगा हुआ मैं जैन कॉलेज के पास में शाम तक घूमते घूमते पैदल, और जैन कॉलेज के पास में आकर के मेरे पास 20-30 रुपये होते, टैक्सी पकड़ के वापस हम 3-4 लोग छात्र संघ कार्यालय पहुंचते थे और शाम को रिपोर्टिंग करते थे, और शाम को पूरी रिपोर्टिंग और अगले नेक्स्ट डे की लिस्ट क्या है वो लिस्ट कलेक्ट करके और सुबह वापस वही जेब में 50 रुपये डाल के टैक्सी पकड़ते थे। उसमें ये गाड़ियां घोड़े, जो आज का चुनाव और उस समय चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके यहाँ बीएमआर के माध्यम से जो मेरे युवा साथी और मेरे छात्र संघ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ जी कि उस समय के चुनाव में और आज के चुनाव में फर्क तो आ गया है, लेकिन उस समय का जो मान सम्मान छात्र संघ छात्र नेताओं के प्रति जूनियर का था उसमें और आज के मान सम्मान में बहुत फर्क आ गया है। आज का युग में आज के छात्र नेता बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज तकनीकी युग है, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। आज एक सेकंड में बैठे बैठे हम हजारों लोगों को एक सेकंड में मैसेज कर देते हैं कि कल मीटिंग में पहुंचना है। लेकिन उस समय एक मीटिंग करने के लिए हम 50 लोग थे और हमें 50-50 कमरे रूम जहाँ लड़के रहते थे वहाँ पहुँचना था साइकिलों के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से, और अगली मीटिंग के लिए उनको सूचना करनी थी जी। लेकिन जहाँ सूचना हो गई वो छात्र उस मीटिंग में आता था। उस समय का दौर था जब हम 1000 लड़कों की मीटिंग कर लेते थे और आज का दौर है कि हम 1 लाख को मैसेज करते हैं लेकिन वहाँ 100 आते हैं। ये फर्क आ गया है उस समय के छात्र संघ आज के छात्र संघ में। आपका बचपन गांव में बीता? जी, मेरे गांव बचपन बरसिंगसर गांव जो बीकानेर से यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बरसिंगसर गांव है, वहीं मेरा बचपन। और मैंने 10वीं की पढ़ाई भी 10वीं तक मैंने बरसिंगसर में की और 10वीं के बाद में मैंने 2 साल सादुल स्कूल में की बीकानेर में जी। और उसके बाद में आगे डूंगर कॉलेज में की। आपने वकालत भी की? मैंने लॉ कर ली थी 2002 में, 2001 में मैंने लॉ कंप्लीट कर ली थी, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और 2002 में मैंने हाईकोर्ट जोधपुर में वकालत भी शुरू कर दी थी। अच्छा, इस बात पर मैं बाद में आऊँगा। आप पढ़ने में कैसे थे? मैं ज़्यादा कोई पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था।
10वीं में भी मैं एकदम जो एक सामान्य बच्चे की तरह, क्योंकि गांव में सुविधाएं अभाव, पढ़ाई का वो सारा बहुत ही कम था, और उस समय भी टॉप जो लड़का था वो भी 60-65% वाला मेरे साथ में गांव का वही था, और मैं 45-46 में था। तो उस पढ़ाई को लेकर के मैं हमेशा ही ज़्यादा इतना होशियार नहीं रहा हूँ। 60 और 65 वाला स्कूल टॉप करता था। हाँ, उस समय करते थे। उस समय 65 और 70 वाला तो बहुत, मतलब क्या है कि बहुत होशियार लड़के में श्रेणी में आता था। और आज उस समय मेरे साथ में जो 70% वाले लड़के थे ना, वो सारे नौकरी कर रहे हैं आज। आर्थिक स्थिति कैसी थी आपकी? देखिए, आर्थिक स्थिति में तो ऐसा है कि किसान का बेटा हूँ, और उस समय भी किसान का बेटा हूँ, और आज भी जो मैं राजनीति में, तो सबसे मेरा कोई छुपा हुआ नहीं है, जो है वो सबके सामने पड़ा है। आर्थिक स्थिति में खेती थी, और खेती बाड़ी से ही सारा काम चलता था, और उस समय शिक्षा में चलो खर्चा पैसे कम, आर्थिक धन कम लगता था, लेकिन पढ़ाना भी उस समय भी पढ़ाना बहुत मुश्किल काम था किसान के लिए जी। और हालात उसमें कोई अच्छे नहीं थे। अकाल की समस्याएं, अकाल भी पड़ जाना, ये कुएं ट्यूबवेल की खेती ये थी नहीं, पूरा जो परिवार, पूरा गांव वो बरसात पर निर्भर था, बरसात पर आधारित था। उसमें कोई उद्योग या विकास की बातें जो आज हम देख रहे हैं उसमें कुछ नहीं थी। तो आर्थिक रूप से अगर देखूँ तो मैं उसमें कमजोरी था, और उसी जैसा था परिवार ने हमेशा पढ़ाने में हमेशा मदद की है और हमेशा साथ दिया है कि आप जितना पढ़ो हम मदद करेंगे। और उन्होंने जैसी भी परिस्थिति थी उस समय की, उन्होंने कभी हमारे पे नहीं आने दिया कि भाई हम कितने मुश्किल है, कितने परेशान हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा हमें एफर्ट दिया पढ़ने को लेकर। जी। बचपन में किस स्वभाव के लड़के थे आप? शैतानी करते थे सामान्य स्वभाव के से? शैतानी कभी नहीं की, और स्वभाव भी ये हमेशा मेलजोल वाले था। चाहे स्कूल गांव में रहा हूँ, चाहे पहले से ही मेरा ये मेलजोल का व्यवहार देखा मैंने। जहाँ तक कोशिश की हमेशा कि मैं इसको मित्र बना लूँ, हमेशा उत्सुकता ये रहती थी कि ये बड़ा है मेरे से, कुछ मेरे से ज़्यादा मजबूत है, तो उसके साथ मैं कैसे एडजस्ट हूँ, ये हमेशा रहा। और ये शरारतों वाला स्वभाव तो उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। ठीक है, परिस्थितियाँ जो छात्र नेता बनने के बाद में कुछ बनी, वो एक अलग चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आपके साथ के जो नेता हैं, छात्र नेता है, बाद में जाकर के अब मेन स्ट्रीम की राजनीति कर रहे हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो आपके पास क्यों नहीं है? मैं देखी नहीं है आपके पास इतनी बड़ी गाड़ियां। ऐसा है, गाड़ियों का तो मैं तो कह रहा हूँ कि ईश्वर करे उनके पास में जो गाड़ी है वो हेलीकॉप्टर में तब्दील हो। और मुझे खुशी भी है कि मेरा जो जूनियर या मेरे साथ वाला अगर इतना आगे बढ़ चुका है और गाड़ियाँ घोड़े इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रहा है, तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि आज का युग है। उस युग में उनकी आर्थिक स्थिति में वो शायद मेरे से आगे चलेंगे होंगे, उनका व्यापार अच्छा हो। मेरे व्यापार में मेरे जितनी ज़रूरत है, मुझे पता है कि मैं इस व्यापार से इतना ही एफर्ट कर सकता हूँ, तो उससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ने में कुछ मैं शायद गलत सही नहीं मानता हूँ, उसको गलत ही मानता हूँ। मैं मेरा कह रहा हूँ। और जो मेरे साथी, जो मेरे जूनियर है या चाहे मेरे सीनियर है, चाहे मेरे बराबर वाले हैं, अगर वो गाड़ियाँ एफोर्ड कर रहे हैं या गाड़ियों में उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी तरक्की हो, वो और आगे बढ़े। जी, एक इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। आपके साथ के सारे नेता कोई न कोई विधानसभा पकड़ ली, किसी न किसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, या आपके साथ के कुछ लोग एमएलए भी बन गए, कुछ मंत्री भी बन गए जी, पर आपने अभी तक कोई विधानसभा नहीं पकड़ी। ये आपका सवाल जो है वो बहुत ही सही, और मेरे लिए ये सवाल पूछने वाला पे सवाल भी बनता है। मैंने क्या है कि हमेशा संगठन की राजनीति की है, और मेरा हमेशा एक जो इंटरेस्ट रहा है वो संगठन के प्रति, संगठन में काम करने के प्रति रहा है। और रही बात विधानसभा पकड़ने की, तो मैंने जिस मेरे सीनियर नेता के साथ मेरा जुड़ाव है, मैंने हमेशा उसका अच्छा सोचा है और उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं मैं। ये मेरी कमजोरी मान लो। मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आप क्यों नहीं लड़ते हो, क्यों आगे नहीं बढ़ते हो, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे कईयों ने, मेरे जो सीनियर है बड़े बड़े, अभी तो कई तो मेरे से साथी जो बहुत बड़े आज लोकसभा में बैठे हैं जी, उन्होंने भी मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ लो। लेकिन मैंने आपको वही बात कही नहीं कि मैं
संगठन में ज़्यादा विश्वास किया। और ऐसी कोई मेरी मूल विधानसभा श्री कोलायत है बीकानेर की, और कोलायत विधानसभा में हमारी हालात ये थी कि 35 सालों से हम एक व्यक्ति के राज में जी रहे थे, और 35 सालों के बाद में हमारा संघर्ष, हमने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया कि हम 2 बार चुनाव जीते। तो वहां भी हमारा कभी मन नहीं किया कि मैं इस विधानसभा चुनाव, क्योंकि हम बहुत संघर्ष के बाद में एक विधानसभा में हमारी जीत दर्ज कर रहे हैं 35 सालों के बाद में, तो वहां भी मेरे कभी मन नहीं किया। बाकी दूसरी विधानसभा में जाकर के चुनाव लड़ने का मैंने कभी मन बनाया नहीं। और हो सकता है पार्टी नेतृत्व अगर हमारा संगठन का काम दे के हमें कभी मौका देगी, तो मेरे हिसाब से बीकानेर में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है कि हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, या हमारी कोई जानकारी में अभाव है, या उस विधानसभा में लोगों का हमने कभी काम नहीं किया, या हमारा कोई मेल जोल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। एक शिवलाल जी, एक बात ये भी है कि आपके जूनियर बहुत सारे सरपंच बन गए, प्रधान बन गए, प्रमुख बन गए, चुनाव और बहुत है, विधानसभा के अलावा भी बहुत चुनाव है, जी जी। पर आपने कभी कोशिश नहीं की। ये आपकी बात सही है कि मैंने कोशिश नहीं की। गांव का सरपंच का चुनाव है ना, वो चुनाव बहुत ही इजी भी कह लो उसको, और बहुत मुश्किल भी है। उसके लिए गांव में पूरी सेवा देनी पड़ती है। कुछ एक मैं अपवाद कह सकता हूं कि कुछ एक लोग यहाँ बैठे निकले और गांव जाके चुनाव लड़ लिए। वो गांव शहर के नज़दीक नहीं हो सकते, वो गांव से बहुत दूर हो सकते हैं, वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं हो। लेकिन जहाँ मैं बरसिंहसर में रह रहा हूँ, वहाँ चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए मुझे वहाँ पूरा समय देना पड़ेगा, और वो मैंने कभी समय दिया नहीं, और कभी मैंने सरपंच लड़ने का, चुनाव लड़ने का मन भी कभी नहीं बनाया। जी, राजनीति में संगठन की यदि बात करें तो अभी आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। जी, आपने शुरुआत NSUI से की और अब आप प्रदेश स्तर के सेक्रेटरी हैं। हाँ, बीच में जिला कांग्रेस कमेटी का जिला महासचिव भी रहा था 5 साल। जी, संगठन में जिला लेवल पे भी मैंने काम किया है। हम अक्सर ये देखते हैं कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करने वाला छात्र राजनीति में रुचि कम कर देता है, वो जी। सबको राजी रखता है, परंतु आपने अभी तक ये छोड़ा नहीं है। नहीं, मैंने बहुत कम कर दिया। हाँ। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव आते हैं ना, उसमें एक अलग से एक भाव आते हैं मन में कि वो पुराने दिन याद आते हैं, और कहीं कोई गलतियां करती है तो एक अचानक एक मन में एक आता है कि यार ये गलती क्यों कर रहा है, यहाँ भी इसको ऐसा करना, तो ऐसा करना चाहिए, उसको वहाँ जाना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। ये बातें जो हमारे सीनियर से जो संस्कार लिए ना, वो संस्कार आज भी हमारे अंदर झलकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम उस समय भी कोई जो आरोप लगते थे भी जातिवाद के चुनाव होते डूंगर कॉलेज में, ये भी आरोप मैं आज उन सबको गलत साबित कर रहा हूँ। ये भी आरोप नहीं है, क्योंकि डूंगर कॉलेज में एक विशेष आरोप लगता था कि ये चुनाव जो जाट है वो जीत जाएगा, या फलाना है वो जीत जाएगा, राजपूत है वो जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। डूंगर कॉलेज में 3 जातियों के छात्रों के चुनाव भी हुए, और डूंगर कॉलेज में 6 एक ही जाति के चुनाव हुए। चुनाव हार जीत का होता है, लोग अपने हिसाब से देखते हैं। तो ये चीज़ें कब जब आती है ना, तो ये मन में आती है कि यार ये लोग गलत बात करते हैं, तब हमारा एक मन में आता है कि एक उत्साह रहता है, मन में रहती है कि मैं भी इस छात्र चुनाव में कोई 2 अपनी बात कहूँ। तो आज भी मन में रहती है छात्र चुनाव लेके, आज भी एक खुशी होती है। और मेरे से वो जो सीनियर है, जो आज मंत्री लेवल बन गए हैं, MLA बन गए हैं, उनके दिमाग में मन में भी रहती है कि मैं इस छात्र चुनाव में मैं अपनी बात रखूं। लेकिन आज वो एडजस्ट हो गए, तो हो सकता है वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मन उनका आज भी छात्र चुनाव में रहता है। जैसे राजेंद्र सिंह राठौड़ है, BD कल्ला जी है, अपने जो बड़े बड़े नेता रहे हुए हैं, उनके आज भी वो छात्र संघ चुनाव की बात करते रहते हैं, और आज भी उनका एक अति उसमें उत्साह रहता है। वकालत पर बात करेंगे हम, उससे पहले एक अहम सवाल है आपके जीवन से जुड़ा हुआ। एक बीकानेर में चर्चित हत्याकांड हुआ, प्रभुत्व शर्मा हत्याकांड। जी, वो उस हत्याकांड में आपका नाम जुड़ा, जी। क्या स्टोरी है? देखिए, जो प्रभुत्व शर्मा हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड का और मेरा कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं था। मुझे ये भी पता नहीं कि प्रभुत्व शर्मा कहाँ रहते हैं, उस हत्याकांड जो जहाँ हुआ वो जगह कहाँ है, आज भी मुझे पता नहीं। आज भी मैं मेरे जो इष्ट देव है उनकी सौगंध खा के कहता हूँ, मुझे आज भी पता नहीं है। वो तो 20 साल पुरानी बात है, लेकिन क्योंकि मैंने उस साइड कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी। जिस दिन ये कांड होता है, उस दिन मेरी प्रेजेंस नोखा में यूथ कांग्रेस के एक बड़े प्रोग्राम को, जो मैं प्रोग्राम खुद मैं करवा रहा हूँ धर्मचंद के लिए, उस प्रोग्राम में मौजूद हूँ।
उस प्रोग्राम में सारी जो यूथ कांग्रेस कम से कम 1000 से ज़्यादा लड़के वहाँ बैठे हैं, और जो आज वर्तमान में मंत्री है भवन सिंह जी, वो भी उस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि है। आकम खान जी अतिथि है, धर्मचंद जी है हमारे। दूसरे दिन नेक्स्ट डे अखबार में हमारी सबसे आगे फोटो आती है। मुझे खुद को पता नहीं है कि ये मतलब हुआ क्या, और हकीकत ये है कि मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे अगले दिन तक पता नहीं चलता है कि इस हत्याकांड में मेरा नाम आया हुआ है। अच्छा, ये एकदम मैं बाई गॉड कर रहा हूँ। और कि आपका एफआईआर में नामजद थे? एफआईआर में नाम लिखा हुआ है, नौका पीएस ने हमें रोका है, और जो गाड़ी मेरे साथ एक गाड़ी और थी, उस गाड़ी का उस एफआईआर में नंबर भी दर्ज है। तो उस गाड़ी को पुलिस ने रोकवाया और कहा कि शिवलाल जी आप ये गाड़ी हमें दे दो और आपको गाड़ी और अरेंज कराते हैं। ये भी नौका पीएस ने व्यवस्था की, गाड़ी और अरेंज करा के हमें बीकानेर भेजा जी। और बीकानेर आने के बाद में सर्किट हाउस में आराम से हमारे सीनियर नेताओं को वहाँ कहते हैं हम बधाई ले रहे हैं, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा दिया, अब तो हम शायद यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएगी, क्योंकि हमारा काम था यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के मजबूती और दाऊदारी पेश कर रहे थे हम। नेक्स्ट डे दूसरे दिन मैं सुबह जब उठा तब मेरे को किसी ने बताया कि आप आराम से बैठो और आपका नाम तो हत्या के मुकदमे में दर्ज है। अच्छा। मैंने कहा इस अखबार में नहीं है, जो अखबार में पढ़ रहा उसमें नाम मेरा नहीं था। तो उसने अपने घर से ला के अखबार देखा कि इस अखबार में आपका नाम है जी। तो मैं बड़ा उसमें मैं, क्योंकि ये हत्याकार ये नाम सुनते तो मतलब कि एक आदमी कांप जाता है, तो अपने हत्याकार इस ऐसे मामलों में हमें क्या लेना देना। मैंने तुरंत एसपी साहब से बात की, उसमें मधुसूदन जी चारण शायद एसपी साहब थे। मैंने किसी के माध्यम से मेरी बात करी, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं, मेरा नाम क्यों घसरा जा रहा है जी। तो एसपी साहब ने भी ये आश्वस्त किया भाई आपका इसमें नहीं है, हम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें निकाल देंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे हत्या जैसे मामले होते हैं, मुकदमे होते हैं, तो उस मुकदमों में ये जो निर्दोष लोग फंसते हैं उनको निकलने का काम बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने मेरी सच्चाई पे अड़ी रहा, मैंने जहाँ मुझे प्रशासन ने बुलाया मैं वहाँ हाजिर हुआ, जहाँ मेरे बयान लेने थे मैं वहाँ पहुँचा, और एक दिन भी उस मर्डर से लेकर के 3 महीने अगले 3 महीने तक एक दिन भी मैंने मेरा मोबाइल जो स्विच ऑफ नहीं किया कभी। जो प्रशासन ये कहते इसका मोबाइल स्विच ऑफ और ये इसमें शामिल है, मैंने एक दिन भी स्विच ऑफ नहीं किया। जब भी मेरे पास किसी का फ़ोन आया, चाहे थाने से आए चाहे कहीं से आए, मैंने उसको रिप्लाई दिया कि मैं यहाँ लोकेशन पे यहाँ पे बैठा यहाँ हूँ। तो मैं नहीं था, मैं निर्दोष था। फिर मैंने जिन्होंने मुकदमा मेरे पे जो मुकदमे में जो एफआईआर करवाने वाले थे उनसे भी मैंने कहा कि भाई मेरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे क्यों घसरा जा रहा है कि मैं छात्र संघ की राजनीति कर रहा हूँ, और छात्र संघ की राजनीति का और इन भूमाफियाओं का कोई लेन देन नहीं है। तो मुझे इस भूमाफिया के मामले में ये मेरे पर लांछन क्यों लगाया जा रहा है। चलो हत्या का मामला तो मैं शामिल नहीं हूं, तो शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस अधिकारी चाहे वो कितना भी नेगेटिव होगा, लेकिन 302 जैसे केस में कभी कोई पुलिस अधिकारी निर्दोष को कभी नहीं फंसाता है। और उसका मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं इसमें अगर नहीं हूं तो महादेव का आशीर्वाद है मेरे पे, और मैं इस केस में कहीं नहीं फंसूंगा। और मैंने मेरे प्रयास जारी रखे और अंत में मुझे न्याय मिला और मुझे उस केस में से निकाल दिया। आप उस समय वकालत करते थे? नहीं, मैं उस समय लॉ मैंने की थी, और मैं हाईकोर्ट रिजल्ट आने से पहले, लॉ के रिजल्ट आने से पहले हाईकोर्ट में 6 महीने चला गया था, क्योंकि हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट मेरे रिलेटिव थे, तो मैं उनके यहाँ वकाल सीखने चला गया। लेकिन मैंने वापस आके चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के बाद में मैं यहाँ बीकानेर छात्र राजनीति में लगा रहा। छात्र राजनीति फंक्शन के बाद में धर्मचंद को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर के उस राजनीति में लगा। उस दौरान ये जो घटना हुई और उस घटना में हमें उसमें जोड़ा। उसके बाद में मैं जैसे यहाँ से बरी हुआ, फ्री हुआ, उसके बाद में मैंने 2003 से लेकर 2005 तक लगातार मैंने हाईकोर्ट में मेरी वकालत की थी। फिर छोड़ क्यों दिया आपने? सक्रिय वकालत आप नहीं कर रहे हैं? छोड़ने का कारण भी एक बहुत बड़ा नहीं, वो छोड़ने का कारण कोई मेरे इससे कोई ये नहीं है कि मेरे इनको मुकदमों को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था। छोड़ने का कारण ये था, सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने मेरी जिंदगी इस बीकानेर में बिताई, बीकानेर के लोगों के साथ में बिताई। बीकानेर में बड़ा पल्ला छोटा बड़ा वहीं बीकानेर हुआ, और बीकानेर में ही लोगों के काम आ सकूं, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। और उसके बाद में मैंने अपने प्रोफेशन को लेकर के मैंने जोधपुर ज्वाइन किया। लेकिन 2005 में एक बहुत बड़ा घटना होती है मेरे परिवार में ही। अच्छा। मेरे परिवार में एक मेरी भतीजी जो थी, उसको कोई बीमारी हुई थी, गेहूं को एलर्जी से कोई बीमारी होती है। वो बाद में जांच में पता चला कि इसको गेहूं बंद करना पड़ेगा खाने के लिए, ऐसी कोई बीमारी। और उस बीमारी को लेकर के गांव में या
डॉक्टरों को शेर आई तो वो टेबलेट ले ली, लेकिन वो गेहूं खाते खाते वो बीमारी उस आदमी को बच्चे को जकड़ती गई। और मैं जोधपुर से वैसे ही गांव आया, मैं छुट्टियां थी 2-3 दिन की, तो गांव आया तो मैंने देखा कि वो बच्ची एकदम हालात खराब थे और घर वाले वो सोच रहे थे कि ये बच्ची तो बचेगी नहीं। फिर मैं उस बच्ची को मैंने तुरंत बच्ची को लिया और उठाया और उसको लेकर के बीकानेर पीबी में बच्चा हॉस्पिटल लाके भर्ती करवाया। जी। और उस दौरान डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि भाई इसकी एक जांच करनी पड़ेगी, उस जांच की रिपोर्ट आएगी 10-12 दिन में और गुजरात से जांच होगी। मैं कोई बात नहीं, आप जांच करो, लेकिन अभी फिलहाल इसका ट्रीटमेंट चालू करो। तो डॉक्टरों ने कहा कि 3 यूनिट ब्लड चाहिए। तो मैंने मेरे जीवन का पहला ब्लड जो है उस बच्ची को उसमें दिया, और मेरे साथ में 3 साथी और थे, उन्होंने भी ब्लड दिया। और ब्लड देने के बाद में वो 5-7-10 दिन बाद में वो रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट आने के बाद में कहा भी इसको गेहूं बंद कर दो। उस घटना में मुझे ये लगा कि अगर ये बच्ची अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये आज ये दुनिया नहीं देखती और आज ये चली जाती। तो ऐसी वकालत में कि यहाँ जोधपुर में आकर के मैं बैठूं, इससे बेहतर करे मुझे 4 की जगह 2 रोटी मिले तो मैं बीकानेर में मेरे लोगों के बीच में, मेरे अपनों के बीच में काम करूंगा। और उस घटना के बाद मैंने तुरंत जोधपुर छोड़ने का फैसला लिया और वकील साहब को मैंने कहा मैं जोधपुर बीकानेर जाऊंगा। बाकी अन्य कोई मेरे कारण नहीं रहे कि मैं जोधपुर से वकाल छोड़ के मैं बीकानेर रहूं। मेन जो मेरा था परिवार का ही वो जो मुझे झटका लगा जी। उस झटके के बाद मेरा एक मन हो गया कि मैं नहीं, यहाँ नहीं काम करूंगा। मैं जैसा भी हूँ, जितना भी कमाऊँ, कैसे भी कमाऊँ, वो जो भी करना है वो बीकानेर में करूंगा। आप अब आपका क्या सपना है? आप कहाँ जाना चाहते हो? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि जो आज मुझे जो दिन मिले हैं और जिस हालात में आज मैं चल रहा हूँ, मेरे पास में मेरे मित्रों की पूरी फौज है, मेरे पे बड़ों का आशीर्वाद भी है, छोटों का पूरा साथ है। और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये स्नेह प्यार मोहब्बत मिलती रहे और आगे चलते रहेंगे। सपने तो क्या है कि सोचते रहते हैं, ईश्वर करेगा उस दिन पूरे होंगे। आज संगठन में मेरे को 98 से संगठन में जुड़ा हुआ, एनएसयू से लेकर के आज तक लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ। जी। और संगठन में मैंने प्रयास पहले भी किए कि जिलाध्यक्ष बनने, बीकानेर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने के मैंने प्रयास किए पहले भी। और उस दौरान महेंद्र जी गहलोत अध्यक्ष बन गए, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर मैं प्रयास करता रहा। इस बार फिर मैं उसके बाद महेंद्र गहलोत जी के बाद में फिर प्रयास करता रहा। और अब जब जिलाध्यक्ष बनने की बारी आई तो मेरा जूनियर जो बिश्नाराम सियाह के राजनीति में उनको बना दिया, तो भी मैंने उनका स्वागत किया। कोई बात नहीं, मुझसे पहले शायद इनमें कोई अच्छे लक्षण हो या उनमें अच्छी मेरे ज़्यादा योग्यता हो, तो हमने तो उनका भी स्वागत किया। हम और आगे चलते रहेंगे, संगठन में और काम करते हैं। जैसा प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व हमें आदेश देगा और संगठन में काम करते रहेंगे। बस हमारी यही है। उसके बाद में अगर हमारे संगठन कहीं पहचान करेगा, बहुत पहचान की है, संगठन ने हमें बहुत नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी पहचान है शिवलाल गोदारा, गाँव में भी 8-10 होंगे, अड़ोस पड़ोस गाँव में भी शिवलाल नाम से होंगे, लेकिन इस संगठन ने सबसे पहले मेरी पहचान एनएसयू ने दिलवाई मुझे। 2002 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूं तो मेरी पहचान पूरे जिले नहीं पूरे हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद में वो पूरा हिंदुस्तान का एपिसोड बन गया था। उसके बाद में मुझे एनएसयू ने 2005 से 2010-11 तक अवसर दिया काम करने का। उस समय 2005 से 2010 तक छात्र संघ चुनाव भी नहीं होते थे, फिर भी मैंने इस एनएसयू को बिना छात्र संघ चुनाव चलाया और इस एनएसयू के एक नाम दिया। तो उसने एनएसयू ने मुझे पहचान दी और उस पहचान के बलबूते पर मुझे संगठन में अवसर दिया जिला महासचिव बनने का। वहाँ मैंने लक्ष्मण जी के साथ में काम किया और लक्ष्मण जी के बाद में मैंने जिलाध्यक्ष की प्रयास किया और आज मुझे प्रदेश में माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने आज एक अवसर दिया प्रदेश में काम करने का। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में लेवल पे हम काम करें, अच्छा हो सकता है आगे कोई इनाम मिले, लेकिन सपने से ज़्यादा ये इच्छा रहती है कि हमारे संगठन जो काम कर रहे हैं उसका इनाम मिले हमें। वो इनाम जब भी मिलेगा हम इनाम के लिए आतुर है और काम करते रहेंगे। जी। सियासत की गलियारों में एक चर्चा है कि बीकानेर में कांग्रेस के 2 गुट हैं, एक रामेश्वर लाल ढूंढी गुट और दूसरा वीरेंद्र जी, मंगलाराम जी, गोविंद चौहान, ये गुट। इस जिलाध्यक्ष बनने की जो बात की आपने, उसमें रामेश्वर जी का गुट भारी पड़ा, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, ऐसा है कि गुट का तो मैं नहीं कहूँगा कि गुट कितने हैं। गुट तो आज नेता सारे अपने अपने अलग अलग गुट मानते हैं। अगर अपनी 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 बात ही आगे तो मैं बात कर रहा हूँ, सब सारे अपना अपना गुट बना रहे हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर के सारे नेता हमेशा साथ रहे हैं और भविष्य में भी आगे 2023 चुनाव आ रहा है, आगे विधानसभा का,
24 का, तो उसमें भी ये सारे साथ रहेंगे। अब रही बात कौन सा गुट भारी रहा कौन सा हल्का रहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं उस पर इस बात पर जरूर जाऊंगा कि मैंने संगठन में काम कितना किया, और मेरे सामने जो आप जिस एक गुट विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बात करें तो उनका भारी रहा तो भारी रहा कैसे। मेरा सवाल तो इतना है कि वो भारी रहा तो भारी रहा कैसे, क्योंकि संगठन में काम मैंने भी किया, संगठन में काम उन्होंने भी किया है, और हमने। अब आपने सवाल किया कि रामेश डूडी गुट भारी रहा। रामेश डूडी गुट, रामेश डूडी नाम भी एक आज हमारा राजस्थान प्रदेश में एक बड़े नेता है, उनका अगर प्रयास रहा है उनको बढ़ाने का, तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि आपने उनको बढ़ाया, हम उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। बाकी भारी और हल्के वाला नहीं है, प्रयास मेरे भी आशीर्वाद सबने अपना अपना स्नेह रखा है जी। मुझे तो रामेश डूडी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा। अगर गुट की बात है तो कम से कम ये आदमी ये तो कह सकते भाई मैं तेरे को बढ़ने नहीं दूंगा, मुझे तो ये भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे जहां मिले उन्होंने कभी अपना प्रयास जारी रखो। और जो मेरे साथ में आप जोड़ रहे हो गुट से, वीरेंद्र बेनीवाल, मंगलाराम जी, गोविंद राम जी, भंवर सिंह जी, तो मेरा सदैव उनके साथ स्नेह रहा है, उनके साथ मैंने काम किया है, और उनके साथ ज़्यादा काम करने का अवसर मिलता है, नौका में काम करने का अवसर कम मिलता है। तो एक गुट बना दिया कि ज़्यादा काम कर रहा था, मुझे उस गुट विशेष से एक गुट के नाम से जोड़ दिया उधर, और उधर ये मेरे सामने रामेश जी को अलग गुट बना दिया, जबकि मेरा कोई गुट नहीं, मेरा गुट है कांग्रेस। और हमेशा मैंने कोई भी चुनाव उठा लेना, किसी वर्ष का चुनाव उठा लेना, कभी भी आप ये नहीं पाओगे कि मैं इस चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथी को छोड़ के दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूं। हमेशा मैं कांग्रेस साथ रहा हूं और आगे भी साथ रहेंगे। ये गुट बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन अपने कांग्रेस का गुट जो है वो मजबूत चाहिए, उस गुट को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी। देश के बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक विधानसभा या एक लोकसभा से कई दावेदार होते हैं, टिकट मांगते हैं। टिकट एक व्यक्ति को मिलती है, साथ में 2-4 बागी हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो व्यक्ति जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, मैं मेरी कांग्रेस की बात करूंगा जी। मैंने पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव देखा, आगे का तो आगे देखेंगे, लेकिन पिछली बार का विधानसभा चुनाव देखा मैंने, टिकट मांगने वाले 4 आदमी होते हैं, 5 आदमी होते हैं, और कांग्रेस के लिए वो जिंदाबाद मुर्दाबाद लगे रहते हैं, कांग्रेस को अपनी माँ, अपनी पार्टी सब कुछ बताते हैं जी। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को टिकट मिलती है, जैसे ही एक व्यक्ति को टिकट मिलती है, उसके बाद वो बाकी जिनको नहीं मिलती है वो सारे बीजेपी में जाके खड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो यही है कि संगठन में अगर काम कर रहे हो और सच्चे कांग्रेसी हो तो टिकट के लिए प्रयास करो। टिकट मांगने सबको अधिकार है, प्रयास कीजिए। मैं भी हो सकता है मैं दिखावा नहीं करके, हो सकता है मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं, जहां मुझे मेरी बात पहुंचाने मैं पहुंचा भी रहा हूं जी। आप भी पहुंचाइए। लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व जिस पे विश्वास करता है, जिसको पार्टी का सिंबल देता है, उनके साथ में रहो, तब तो आप कांग्रेसी हो। अन्यथा मैं तो यही कहूंगा कि वो जो स्वार्थी है, जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आते हैं, जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वापस भाग जाते हैं। अब जैसे हो सकता है ये सवाल किसी को चुभ जाए, मेरा एक सवाल जो मैं बोलूंगा जो किसी को बुरा भी लगे जी। चुनाव आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हमारे कांग्रेस में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, हमारे 3 बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। क्यों हार गए, कैसे हार गए, इसको लेकर के कभी इन्होंने एनालिसिस नहीं किया है, और आज भी वो उस एनालिसिस करने को तैयार नहीं है। मैं बीएमआर के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर की कांग्रेस एकजुट थी, लेकिन अपने विचारों को थोड़ा नम्र करते हुए अगर चुनाव लड़ा जाए तो मैं कह रहा हूं बीकानेर की 7 की 7 सीटें कांग्रेस की जीतेगी। और राजस्थान में ये सबसे बड़ा मतलब बीकानेर का एक रिजल्ट होगा कि वास्तव में बीकानेर चुनाव लड़ा है। चुनाव आते हैं, नेताओं के अलग अलग बयान आने लग जाते हैं, बड़े नेता खुद जीतना चाहते हैं लेकिन दूसरे को डैमेज करना चाहते हैं। ये बात शायद किसी को बुरी लगे, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो बुरी लगे तो लगे। मैं संगठन में रहा, मैंने हमेशा संगठन में जो मेरी सच बात है वो सच बात बोलने का प्रयास किया है, और मैं बीएमआर के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि भाई अगर आप जीतना चाहते हो तो वो भी जीते हैं। अब जो ये गलती कर रहा है वो खुद से होता है, अपना आप समझ ले कि
कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा आपसे इतना ही कहना है। एक खास बात और है, खास बात यह है कि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जी जी जिसमें 21 से बढ़ा करके 27% करने की बात है और मूल ओबीसी के लिए 6% अलग से करने की बात है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपके BMR न्यूज़ चैनल के माध्यम से जी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का और पूरी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ओबीसी के जो आरक्षण की मांग थी कई वर्षों से चल रही है उसको 21 से 27% किया। अब दूसरी बात आ रही है कि ओबीसी में मूल ओबीसी के 6% का अलग से उनको रिजर्व रखना या उनको अलग से लाभ देना। जी ये देखिए, ये प्रदेश सरकार लेवल की बातें हैं, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये तो मैं अपने मान के चलते हैं कि हमने हमारी मांग आरक्षण के साथ में जातिगत जनगणना की भी हमने मांग कर रखी है और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा कर दी है कि इनके साथ में जातिगत जनगणना भी होगी और जातिगत जनगणना होने के बाद में ओबीसी और मूल ओबीसी क्या है ये सारा पट्टा से क्लियर हो जाएगा। जातिगत जनगणना के बाद में अपना पूरा प्रकरण जो अपने कह रहे हैं, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि मूल ओबीसी और ओबीसी को बांट दिया, दो भागों में दिखा दिया, ये आपस में लड़ाने की सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि भाई मूल ओबीसी के 6% अलग से, लेकिन साथ में उन्होंने जातिगत जनगणना के भी कहा जातिगत जनगणना होने के बाद में कौन सी जाति को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो रेशो अपना आप क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेकर के मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात की थी, जो हमारी मांग थी, और उन्होंने अपने हमारे जो मांग थी उसको मांग को पूरा किया है। और राजस्थान में इससे अच्छा फैसला मेरे हिसाब से कोई मूवमेंट हुए थे, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ कि राजस्थान बंद हो जाए या बहुत बड़ी कोई बात हो। माननीय मुख्यमंत्री मोदी अशोक जी गहलोत ने राजस्थान की जन भावना और आम आवाम की मांग को देखते हुए स्वतः ये निर्णय लेकर के 21 से 27% किया। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी, एक अभी इन दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो है रामेश्वर जी डूडी का। उसमें वो कहते दिख रहे हैं कि आरएलपी वाले ठग है। ऐसा है कि आरएलपी वाले ठग नहीं कहा है उन्होंने। अभी मैं मेरा सवाल ये है कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो कोलायत है जी, और वहां पर अभी कोलायत में भी एक बड़ी रैली हुई जी हुई। प्रभु जी जो आपके साथ हुआ करते थे अब वो आरएलपी में चले गए, हनुमान जी के साथ हो गए। तो ये ठग आपके साथ के लोग उधर जा रहे हैं, ये क्या मतलब मैं इसको किस दृष्टि से देखूं? देखिए, पहले तो मैं आपको जो ठग शब्द की बात आई तो मैं उसमें आपको क्लियरेंस करना चाहता हूँ जो मेरी सोच है। जी, रामेश डूडी ने यह कहा है कि उन्होंने भाषण, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, उन्होंने भाषण में ये कहा है कि भाई ये जो आरएलपी पार्टी है इनमें ये पार्टी ज़्यादा ठगोरा है। जी, ये कोई व्यक्तिगत किसी को ठग या ठगोरा नहीं कहा है, ये ठगोरा एक राजनीतिक शब्द है। आज हम लोकसभा में, विधानसभा में देखते हैं कि इससे भी नीचे लेवल के शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये राजनीतिक शब्द ठगोरा है। उसको अगर आरएलपी के कार्यकर्ता या कोई पकड़ के बैठ जाएगा हमें ठगोरा कह दिया, तो ठगोरा कोई ऐसा कोई आपको गाली नहीं है। ठगोरा आरएलपी को या आरएलपी नेताओं को गालियां नहीं है, एक राजनीतिक शब्द है। और उसमें जो शब्द भाषण देते वक्त आ गया होगा उनका कोई रामेश्वर जी का ये तो है नहीं कि भाई आप ठगो। राजनीति में सब ठगोरे हैं। अगर राजनीति में ठगोरे शब्द को लेकर के आरएलपी अगर ये उल्टा सीधा लिखे या कोई कमेंट लिखे तो मैं कहता हूं कि राजनीति में सारे ठगोरे हैं। ये बात आम आवाम कहता है, नेता कहे कि नहीं कहे मेरे को ठग लिया इसने, इस बार कांग्रेस नहीं, इस बार बीजेपी लाओ, बीजेपी नहीं कांग्रेस लाओ, वो क्यों बदलते हैं? वो भी ठगोरा समझ के बदलते हैं। तो ये ठगोरा शब्द कोई व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक शब्द है और उस राजनीति के हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किया है। रही बात कोलायत में भंवर सिंह जी भाटी के यहाँ आपने कहा प्रभु राम गोदारा आ रही है आंदोलन मूवमेंट करने की, ये आपकी बात सही है कि कुछ जगह कुछ गलत फहमियों की वजह से हमारा नुकसान हुआ है और हम प्रयास में ये लगे हुए हैं कि हम इन्होंने इनकी जो समस्याएं थी या कोई गलत फहमियाँ थी उनको हमने काफ़ी पकड़ने का प्रयास किया है और हम सोचते हैं कि
बहुत जल्द इस मैटर को हम सुलझा लेंगे और शायद मेरे हिसाब से काफ़ी लेवल तक हम कांग्रेस को यहाँ मजबूत कर लेंगे वापस। ऐसा कोई कमजोरी वाला हमारा मामला नहीं है। बचपन की कोई घटना जो आपको अभी भी हंसाती है, गुदगुदाती है, याद आती है? एक ऐसी तो मेरे तो हर रोज ही कोई ना कोई घटना होती रहती है जो हमेशा याद दिलाती है। और बचपन में भी ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। ये जरूर है कि बचपन में संघर्ष देखा और संघर्ष आज देख रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते बचपन में जब 10वीं पास की तो घर वालों ने मना कर दिया कि भाई हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे बीकानेर का। और उस समय हमारे भी ये मन में थी कि आगे जाके पढ़े बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर का हमेशा पास में गाँव होने की वजह से हमेशा बीकानेर का क्रेज दिमाग में रहता था कि बीकानेर में कैसे पहुँचे। और घर वालों ने एकदम मना कर दिया। तो 11वीं में पढ़ने के लिए यहाँ बीकानेर में बड़े बाजार में हनुमान ट्रेडिंग कंपनी है, वहाँ एक जुगल किशोर नंद किशोर अग्रवाल, जो जुगल जी अग्रवाल बैठते हैं, उनके यहाँ मैंने 6 महीने काम किया। अच्छा, 6 महीने वो परचून की बादाम की बड़ी दुकान है, 6 महीने मैंने काम किया यहाँ। क्या काम किया आपने वहाँ? ये पूरी मैंने तो उस समय तो काम तो क्या है, ऊपर से गट की बोरियां नीचे लानी, गट मतलब खोपरे? खोपरे, बादाम तोड़ना, दिन भर ये सारा जो परचून का काम है सारा मैंने वो 6 महीने लगातार किया है। और उनकी उन जो तनख्वाह थी उस तनख्वाह से मैंने सादुल स्कूल में एडमिशन लिया, फीस जमा करवाई। अच्छा, उसके बाद में वापस वो घर वालों ने कहा नहीं अब तू पढ़ आगे तेरे पढ़ने मन में। तो ये बचपन में मैंने तो वही देखा है। उसके बाद में मेरे तो परिवार ने चाहे कैसे भी दुखी हो, चाहे कितने कमज़ोर हो, हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरा साथ दिया है। कभी भी ये नहीं कहा कि यार तू गलत जा रहा है। और मैंने प्रयास किया कि मेरी वजह से, मैं अगर बीकानेर पढ़ना आया हूँ तो मेरी वजह से ऐसा कोई व्यक्ति पीड़ित होकर के मेरे परिवार के पास ना पहुँचे और वो मेरी शिकायत करे कि आपकी पुत्र की वजह से हमें नुकसान हुआ है। मैंने ये हमेशा सदैव प्रयास रखा है और हमेशा कभी कोई ऐसी गलती नहीं होने दी बड़ी। और बाकी ऐसा बचपन, मेरा बचपन जो है सामान्य किसान के बेटे का बचपन क्या हो तो वैसे ही बचपन बीता है। ऐसा कोई है नहीं कि मैं आपको कोई बात अलग बताऊं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो शिवलाल जी, आज आप हमारे यहाँ पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू धन्यवाद। ब्रजमोहन जी, आपने मेरे विचार जाने और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। मैं आपका और आपके पूरे न्यूज़ चैनल मीडिया और पूरे सहकर्मियों का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। आभार।